हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 5th क्लास है। आज हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने देखा कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए दो फैक्टर्स हम लोगों को चाहिए। एक है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फॉर ऑब्वियसली एक्चुअल प्रोडक्शन। तो इसका हमने जैसे भाग किए, जैसे प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। उसके बाद यूसेज वेरिएंस को भी भाग किए इनटू यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ओके, और स्टैंडर्ड लॉस और एक्सपेक्टेड लॉस का भी ट्रीटमेंट हमने जान लिया बेटा लास्ट साम में। और बाद में पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद जब रिवीजन क्लासेस होगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे एक साथ। ठीक उसी तरह लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी ठीक उसी तरह उस लॉजिक के ऊपर बेस करके ही लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला बना है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, द लॉजिक इज सेम, इज़ द डिफरेंस बिटवीन द standard labor cost for actual production or actual output and the actual labor cost, obviously for actual output. So this is the total labor cost variance. Now labor cost variance को दो भाग किया गया। जैसे एक है labor cost rate variance, another is that is related difference between the standard and actual rate, and the second one is labor cost efficiency variance, that is the difference between the standard time and the actual time taken by the laborers or workers. Now labor cost efficiency variance again being divided into two formulas, that is one is the labor cost revised efficiency variance, another is labor cost mix variance. एंड यहाँ पर जैसे मटेरियल वेरिएंस में हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में देखे थे कि नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड लॉस होता है, एक्सपेक्टेड लॉस। ठीक उसी तरह आइडल लेबर कॉस्ट में आइडल टाइम होता है। आइडल टाइम मीन्स अनप्रोडक्टिव टाइम स्पेंड बाय द लेबरर्स और वर्कर्स। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा हम देखेंगे अभी। चलो नेक्स्ट स्लाइड में पहले ध्यान से लेबर कॉस्ट वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो ध्यान से देखना और रिलेट करना विद द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, बिकॉज द लॉजिक इज सेम। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में दो फैक्टर्स था, एक है रेट और प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल और पर केजी और वट एवर रॉ मटेरियल, अनदर इज क्वांटिटी। ठीक उसी तरह लेबर कॉस्ट में भी क्या है, एक रेट है और प्राइस फॉर द लेबर, दैट इज वेज रेट एंड एक्सेट्रा, अनदर इज टाइम टेकन बाय द लेबरर्स। तो कितना घंटा काम किया उन्होंने, ओके, और उसका रेट क्या है, माने वेज रेट क्या है। इस दोनों फैक्टर्स से का ही डिफरेंस निकालना है और इसका ही पूरा एनालिसिस करना है। तो देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जब आप लोग ये सब फॉर्मूला लिखोगे, इससे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला ध्यान से पढ़ोगे और हो सके तो प्रैक्टिस करते करते ये याद हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बेटा। सॉरी। नाउ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। नाउ स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और बजटेड लेबर कॉस्ट इक्वल्स टू एक्चुअल लेबर कॉस्ट। उसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड और बजटेड लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट। जैसे हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या लिखा था बेटा,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट। तो यहाँ पर क्वांटिटी की जगह सिर्फ टाइम आ गया, कितना घंटा उन्होंने काम किया। नाउ एक्चुअल टाइम AT, ST मतलब स्टैंडर्ड टाइम, SR मतलब स्टैंडर्ड रेट, और AT मतलब एक्चुअल टाइम, और AR मतलब एक्चुअल रेट। नाउ AT एक्चुअल टाइम, दैट इम्प्लाइज एक्चुअल आवर। हम कुछ साम्स करेंगे, वहाँ पर टाइम के जगह आवर्स दिया होगा। ओके कितना घंटा काम किया, आवर्स दिया होगा, मीनिंग इज सेम। ओके नाउ यहाँ पर हमने टाइम लिया बेटा समझने के लिए, उसके बाद हम एक साम्स करेंगे, उसके बाद शायद आवर में साम करेंगे, एक ही बात, एक ही है, सेम। नेक्स्ट इज एनालिसिस के लिए एनालिसिस के लिए लेबर रेट वेरिएंस निकालेंगे एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट। एक्चुअल टाइम को स्टेबल रख के स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस निकालेंगे, उसमें लेबर रेट वेरिएंस हम लोगों को मिल जाएगा। और डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट को हम स्टेबल रखेंगे क्योंकि रेट ड्यूरिंग द पीरियड चेंज नहीं होता, स्टैंडर्ड रेट चेंज नहीं होता, लेकिन एक्चुअल रेट चेंज होता है, वेरी करता है। इसीलिए स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल स्टेबल रख के हम स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम के बीच डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज़ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मतलब स्टैंडर्ड टाइम उन लोगों को कितना लगना चाहिए टू फिनिश अप जॉब, और एक्चुअली कितना घंटा उन लोगों ने काम किया और कितना लगा। तो दिस shows the time or hours worked, shows the efficiency of the labor. Now there are certain if there is any idle time, if it is mentioned in the problem sum, so what you will do? Idle time मतलब it is a loss to the business, idle time। तो idle time variance हम कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड रेट जैसा था, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय आइडल टाइम। स्टैंडर्ड रेट ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाइड बाय आइडल टाइम मतलब कितना घंटा आइडल टाइम था। तो आइडल टाइम हम कैसे निकालेंगे बेटा? एक्चुअल टाइम टेकन बाय द लेबरर्स माइनस एक्चुअल टाइम वर्कड। एक्चुअल टाइम एक लेबर, सपोज मिस्टर एक्स ने एक्चुअल टाइम उन्होंने 80 घंटा काम किया, एक जॉब के लिए कंप्लीट करने के लिए 80 घंटा काम किया, लेकिन उनमें देखा गया 5 घंटा आइडल टाइम था, मतलब अनप्रोडक्टिव था। तो हम क्या करेंगे? उस 80 आवर्स एक्चुअल टाइम से हम एक्चुअल टाइम वर्कड कितना हुआ बेटा? 75 घंटा, दैट इज 75 आवर्स। ओके मतलब क्या ना, 5 आवर्स आइडल टाइम था, अनप्रोडक्टिव टाइम था, इसीलिए एक्चुअल टाइम से हम एक्चुअल टाइम वर्कड 75 आवर्स को डिडक्ट करेंगे, कितना रह जाएगा? 5 आवर्स। सो आइडल टाइम वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय आइडल टाइम, और सपोज आइडल टाइम दिया हुआ नहीं है, साम्स में दिया है एक्चुअल टाइम वर्कड, तो हम क्या करेंगे बेटा ना, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्कड। ओके दिस इज आइडल टाइम वेरिएंस। ऑब्वियसली आइडल टाइम वेरिएंस ऑब्वियसली एडवर्स होगा, अनफेवरेबल होगा, बिकॉज इट इज़ अ लॉस टू द बिजनेस। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। रिवाइज्ड एफिशिएंसी जैसे हमने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाए थे बेटा, ठीक उसी तरह रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस भी लिखेंगे। देखो एफिशिएंसी का मतलब रिवाइज टाइम वेरिएंस। ओके एफिशिएंसी हियर इज रिवाइज टाइम वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? दिस इज फर्दर एनालिसिस ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो यहाँ पर देखो यही फॉर्मूला सिर्फ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा बीच में। कैसा? डायरेक्ट लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट स्टेबल है, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम है, माइनस क्या आएगा? रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज RST। ओके
नाउ डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस, जैसे हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमने बनाए थे बेटा, तो डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस और गैंग वेरिएंस कीप इन माइंड लास्ट सेमेस्टर, मतलब लास्ट ईयर सेमेस्टर में वो मिक्स की जगह गैंग बता दिए, तो इसीलिए हम लोग के स्टूडेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हम यही ऐसे ही पढ़ाते थे बेटा, मिक्स और गैंग द सेम थिंग। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, डोंट गेट नर्वस। लेबर डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर गैंग वेरिएंस माने एक ही है। तो इसका फॉर्मूला जस्ट ध्यान से सोचो, स्टैंडर्ड रेट स्टेबल है, इसके बाद क्या आएगा, एक्चुअल टाइम की जगह रहेगा और RST आगे आ जाएगा। सो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम। सो मिक्स वेरिएंस मतलब क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम के बीच डिफरेंस। नाउ रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम क्या है बेटा, ना रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम है स्टैंडर्ड एक्चुअल टाइम के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए था, और एक्चुअल आवर्स के हिसाब से, मतलब कितना घंटा एक्चुअली काम हुआ है उसके हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड आवर्स और एक्सपेक्टेड टाइम कितना होना चाहिए था। दैट इज़ व्हाट रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। ओके, इसके बाद हमने जो एब्रिविएशंस था उसका फुल फॉर्म लिख दिया बेटा। एक्चुअल टाइम हमने कैसे निकालेंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू एक्चुअल आवर्स वर्क। सपोज स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड वर्कर कितना है ना, 15। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है, 15। एक्चुअल आवर्स वर्कड मैंने एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए सपोज 30 आवर्स काम हुआ है, तो क्या होगा, स्किल्ड वर्कर्स सिर्फ एक्चुअल टाइम टेकन बाय द स्किल्ड वर्कर इज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर 15 वर्कर्स है, एक वर्कर 30 घंटे तक काम किया, सो मल्टीप्लाइड बाय 30। ओके, सो द एक्चुअल टाइम टेकन इज हाउ मच, 450 आवर्स। क्लियर? नाउ स्टैंडर्ड टाइम, व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड वर्कर्स इज 20, एक्सपेक्टेड हमने स्किल्ड वर्कर्स रखे थे 20, और स्टैंडर्ड आवर्स वर्क हमने एक्सपेक्टेड रखे थे सपोज 35। क्लियर? तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा ना, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स कितना था, 20। एक वर्कर 35 आवर्स तक काम करेगा, दैट इज एक्सपेक्टेड। ओके, सो 35 इंटू 20 दैट इज 700 आवर्स। सो ऐसे हम निकालते हैं। नाउ हम एक प्रॉब्लम सम्स के ज़रिए हम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि और खाता में लिखना है, एक्सरसाइज कॉपी में आप लिखो, नहीं तो ये प्रॉब्लम सम्स सुन के नहीं होगा। ओके, आपको लिख के अब खुद की तरफ से आपको समझना होगा। ओके, प्रॉब्लम सम्स थोड़ा लेंदी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लिखो और जस्ट रिलेट करो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के साथ। द फॉर्मूला इज सेम, मैकेनिकली हम बता रहे हैं बेटा। ओके, द लॉजिक इज सेम। ओके, नाउ दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ द होल चैप्टर, द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर। देखो प्रॉब्लम्स देखो, 100 स्किल्ड वर्कमैन, 40 सेमी स्किल्ड वर्कमैन and 60 unskilled workmen were to work for 30 weeks to get a contract job completed. It is written skilled, तो देखो यहाँ पर लेबर मिक्स क्या है व लेबर गैंग क्या है, स्किल्ड वर्कर्स, सेमी स्किल्ड वर्कर्स एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। बेटा स्किल, एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना घंटा काम करना पड़ेगा ना, 30 आवर्स। ओके, 30 वीक्स काम करना पड़ेगा टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब कंप्लीटेड। तो 100 स्किल्ड वर्कर्स काम करेगा, 40 सेमी स्किल्ड वर्कर्स काम करेगा एंड 60 अनस्किल्ड वर्कर्स काम करेगा। हम बता दें बेटा, एक फैक्ट्री में डायरेक्ट प्रोडक्शन में जब जुड़े होते हैं जो वर्कर्स, इसमें ये 3 भाग होता है, एक स्किल्ड, एक सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ये 3 भाग रहता है। सब तीनों मिला के ही पूरा जॉब कंप्लीट करता है, एक के लिए ये संभव नहीं है। तो ये है ना, द स्टैंडर्ड वीकली वेजेस और वीकली रेट वेर
60, rupees 36 and rupees 24 respectively for skilled, semi-skilled and unskilled workers. The job was actually completed on 32 weeks. तो देखो 32 weeks by 80 skilled, 50 semi-skilled and 70 unskilled workers who were paid rupees 65, rupees 40 and rupees 20 respectively as weekly wages. Find out the labor cost variance. देखो जब ये बता रहा है कि the job was actually completed on 32 weeks, यहाँ पर बता रहा है कि 32 वीक्स में ये जॉब एक्चुअली कंप्लीट हुआ था, लेकिन हमारा जॉब कंप्लीट करने का टाइम दिया हुआ था 30 वीक्स टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब कंप्लीटेड. फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन लिखा है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स वर टू वर्क फॉर 30 वीक्स टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब. यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं है कि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डेटा दे रहे हैं कि नहीं, लेकिन जब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि 32 वीक्स जॉब कंप्लीट में लगा, 32 वीक्स एंड डन बाय 80, 50 एंड 70 स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स एंड द एक्चुअली पेमेंट, वेज पेमेंट भी लिखा है, तो इसका मतलब है पहला वाला जो दिया था फर्स्ट लाइन में दैट इज़ स्टैंडर्ड. गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे समझ लेना पड़ता है कौन सा स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया होता है, कौन एक्चुअल कॉस्ट दिया होता है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेबर कॉस्ट वेरिएंस. देखो यहाँ पर भी एक टेबल बनाना है. हमारा टेबल जैसे था, ध्यान से सुनो बेटा, जैसे हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का टेबल बनाया था ठीक उसी तरह हमने ये टेबल बनाएंगे. सिर्फ 2 कॉलम ऐड होगा. देखो पहले क्या है, वर्कमैन, स्किल, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड. उसके बाद होना चाहिए था स्टैंडर्ड रेट, उसके बाद एक्चुअल रेट, उसके बाद एक्चुअल टाइम, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम और लास्ट में RST, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम, जैसे हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में बनाया था. लेकिन स्टैंडर्ड रेट के आगे आ गया क्या बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स, माने स्टैंडर्ड वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स. So skilled 100, semi-skilled 40, unskilled 60. So total workers are what? How much is 200 workers. Standard rate दिया है रुपीज़ 60, 36 and 24 respectively. Actual rate दिया है रुपीज़ 65, 40 and 20 respectively. उसके बाद आ गया बेटा actual number of workers 80, 50 and 70 respectively and the total number is how much? 200 workers. तो देखो यहाँ तक स्टैंडर्ड हमने स्टैंडर्ड सोचे थे कि एक्सपेक्टेड था कि स्किल्ड वर्कर्स 100 होगा, लेकिन एक्चुअली 80 स्किल्ड वर्कर्स मिला. सेमी स्किल्ड वर्कर्स 40 चाहिए, लेकिन एक्चुअली 50 सेमी स्किल्ड वर्कर काम किया. अनस्किल्ड वर्कर 60 चाहिए था, लेकिन एक्चुअली अनस्किल्ड वर्कर 70 नंबर्स काम किए थे. लेकिन नंबर ऑफ लेबरर्स, total number of workers required are same, 200 and 200 actual, 200 standard. तो देखो बेटा, आप वो एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, RST सब भूल जाओ, अभी ये भूल जाओ, हम बाद में फिलअप करेंगे. एक्चुअल नंबर्स तक देखो ना. अब जब स्टैंडर्ड रेट देख रहे हो, स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट, वेज रेट, देखो हम यहाँ से बता सकते हैं कि वेरिएंस क्या होगा. इस टेबल से थोड़ा एकदम आइडिया मिल जाता है. जस्ट हमको फॉर्मूला में डाल के इसको कैलकुलेट करना है, फिगर्स बनाना है और कुछ नहीं, फिगर्स निकालना है. स्किल्ड वर्कर्स देखो 60 स्टैंडर्ड था, एक्चुअली 65 पर आवर लगा. तो यहाँ पर समझ में आ रहा है बेटा कि कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, तो एडवर्स वेरिएंस आएगा. सेमी स्किल देखो 36 पर आवर था, हो गया 40 पर आवर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एडवर्स वेरिएंस आएगा. अनस्किल्ड वर्कर सोचे थे 24 पर आवर लगेगा, लेकिन एक्चुअली 20 रुपीज़ पर आवर लगा, तो यहाँ पर फेवरेबल सिचुएशन होगा, फेवरेबल वेरिएंस निकलेगा. नाउ एक्चुअल टाइम और एक्चुअल आवर्स वर्कड. एक्चुअल टाइम कितना लगा ना, 32 वीक्स काम हुआ टू कंप्लीट द जॉब. एंड इसीलिए क्या करेंगे बेटा, हमने पहले स्लाइड में दिखाया स्किल लेबरर्स एक्चुअल कितना काम किया था,
स्किल्ड 80 वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाई 32 वीक्स होगा, क्योंकि एक एक वर्कर 32 वीक्स तक काम किया है। यहाँ पर जो 200 वर्कर्स है टोटल, ये 200 वर्कर्स ने ऑल 200 वर्कर्स वर्क फॉर 32 वीक्स। सो एक्चुअल टाइम हमने निकालेंगे कि 80 वर्कर्स स्किल्ड वर्कर्स 32 वीक्स तक काम करके 2560 घंटा काम किया। सिमिलरली सेमी स्किल्ड वर्कर्स 50 नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई 32 आ गया 1600 आवर्स, एंड अनस्किल्ड वर्कर्स 70 unskilled workers work for 32 weeks comes to 1240 hours. So total time actually taken by 200 workers working for 32 weeks is 6400 hours. Now we have to find out the standard time. Now standard time as per the standard number of workers. 100 skilled workers expected to work for 30 weeks, so 3000 hours. 40 semi-skilled workers expected to work for 30 weeks comes to 1200 hours, and 60 unskilled workers expected to work for 30 weeks comes to 1800 hours. So total standard time expected to take by standard number of workers, that is 200 working for 30 weeks comes to 6000 hours. Now लास्ट में क्या है, देखो लास्ट कॉलम में है रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। नाउ रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या है, एक्चुअल के हिसाब से, एक्चुअल टाइम के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। ओके, क्योंकि एक्चुअल टाइम एंड रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम का एक ही आएगा, दैट इज 6400 आवर्स। ओके, नाउ वी डू सम कैलकुलेशंस इन द वर्किंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने बताया थे टेबल में कि एक्चुअल टाइम कैसे निकाला गया, that is actual number of workers into actual hours worked. Skilled 80 into 32, semi-skilled 50 into 32, and unskilled 70 into 32. Similarly, standard time, that is for 30 weeks, standard number of workers into standard hours worked. Skilled 100 into 30, semi-skilled 40 into 30 weeks, and unskilled 60 into 30 weeks. Revised standard time, we have taken the ratio, that is how much skilled is 5 by 10 into 6400, semi-skilled is 2 by 10 into 6400, and unskilled is 3 by 10 into 6400. It is based on the ratio of standard number of workers. स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स पिछले जस्ट लास्ट स्लाइड का जो टेबल है उसमें देखो, 100 वर्कर्स, 40 वर्कर्स एंड 60 वर्कर्स। सो ये जो रेशियो बना है 100:40:60, सो इट कम्स डाउन टू 5:2:3. Okay, next slide. Now come to the solution. Direct labor cost variance is equal to budgeted or standard labor cost minus actual labor cost. The formula is standard time into standard rate minus actual time into actual rate. देखो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड सबके लिए अलग अलग करके हमने कैलकुलेट किया है बेटा। तो स्किल्ड लेबर देखो आया है फेवरेबल सिचुएशन ₹13,600, सेमी स्किल्ड लेबर ₹20,800 adverse variance, unskilled labor ₹1,600 adverse variance. So the net variance, labor cost variance comes to ₹8,800 adverse variance. नेक्स्ट फॉर फर्दर एनालिसिस, जो एडवर्स क्यों हुआ हम फर्दर एनालिसिस करेंगे रेट वेरिएंस के ज़रिए। ओके, नाउ स्किल्ड लेबर का रेट वेरिएंस फार्मूला में जस्ट पुट करके अपने कैलकुलेट कर लो। रेट वेरिएंस हमने जैसे देखे हैं बेटा, यहाँ पर टेबल में हमने देखे थे कि स्किल्ड के लिए एडवर्स होगा, सेमी स्किल्ड के लिए एडवर्स होगा एंड अनस्किल्ड के लिए भी
फेवरेबल होगा. नाउ रेट वेरिएंस स्किल्ड में 12,800 रुपीज़ एडवर्स आया, सेमी स्किल्ड में ₹6,400 एडवर्स आया एंड अनस्किल्ड में ₹8,960 फेवरेबल आया है, क्योंकि अनस्किल्ड में स्टैंडर्ड रेट था 24 और एक्चुअल रेट रहा है 20 रुपीज़. सो दिस इज फेवरेबल वेरिएंस and the net favorable net variance, labor rate variance comes to ₹10,240 adverse. फर्दर रेट वेरिएंस के बाद हमने डायरेक्ट लेबर टाइम वेरिएंस और आवर वेरिएंस तो नहीं कर सकते हैं, उसको नाम दिया गया एफिशिएंसी वेरिएंस. सो एफिशिएंसी वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड रेट को स्टेबल रख के हम स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम के बीच वेरिएंस निकालेंगे. स्किल्ड वर्कर्स का स्टैंडर्ड टाइम था 3,000 आवर्स, लेकिन लगा कितना 2,560, तो इट इज़ ऑब्वियस फेवरेबल वेरिएंस आएगा. ₹26,400 फेवरेबल वेरिएंस. सेमी स्किल्ड वर्कर्स 14,400 एडवर्स वेरिएंस आया. क्यों? स्टैंडर्ड टाइम था 1,200 आवर्स, लेकिन लगा कितना 1,600 आवर्स, दैट इज़ ज़्यादा लगा, तो एडवर्स अनफेवरेबल वेरिएंस आ गया. अनस्किल्ड वर्कर्स का ₹10,560 एडवर्स वेरिएंस रहा आया. क्यों? स्टैंडर्ड टाइम दिया था 1,800 आवर्स, लेकिन लगा कितना 2,240 आवर्स. ओके, सो नेट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज हाउ मच? ₹1,440 फेवरेबल. नाउ ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को भी फर्दर हमने एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या होता है. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस. तो स्टैंडर्ड रेट को स्टेबल रख के स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम. नाउ स्किल्ड आया कितना? ₹12,000 एडवर्स, सेमी स्किल्ड 2,880 एडवर्स एंड अनस्किल्ड 2,880 एडवर्स. सो टोटल कम्स टू ₹17,760 एडवर्स. Now next is direct labor mix variance or direct labor gang variance. The formula is what? This is the difference between the revised standard time and the actual time. So standard rate into RST minus AT. For skilled workers, the direct labor mix variance is ₹38,400 favorable. Semi-skilled worker ₹11,520 adverse and unskilled workers ₹7,680 adverse. So total net figure comes to ₹19,200 favorable. Now देखो बेटा, यहाँ पर जो मिक्स वेरिएंस है, देखो यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी हम टाइप ऑफ वर्कर ले ले. सपोज अनस्किल्ड वर्कर्स हम ले रहे हैं बेटा. देखो हम लोगों का स्टैंडर्ड एक्चुअल के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए था ना, 1920 आवर्स. ओके, लेकिन एक्चुअल टाइम टेकन कितना 2240 आवर्स. सो ऑब्वियसली इट इज़ एन एडवर्स वेरिएंस. ओके, ठीक इसी तरह इस लॉजिक के ऊपर आप खुद एनालिसिस कर सकते हो. हम लोगों का जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ हमको देखना है कि ये जो इतना फार्मूला बना के इतना कैलकुलेशन करके हमने जो सम्स बने हैं बेटा, आंसर आया है वो ठीक है कि भूल नहीं, वेरिफिकेशन करना है हमें. ठीक है, सो कैसे करेंगे ना, जस्ट द सेम एज बिफोर, दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की तरह लेबर कॉस्ट वेरिएंस सेम एज बिफोर होगा. लॉजिक इज सेम. हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि लॉजिक इज सेम. What is that? Now direct labor cost variance equals to direct labor rate variance plus direct labor efficiency variance. हमको पता है efficiency variance को हम further analysis करते हैं revised efficiency variance and mix variance निकाल के. तो formula क्या होगा ना, direct labor rate variance plus direct labor efficiency variance को हम break करेंगे direct labor revised efficiency varience plus direct labor mix variance. देखो direct labor रेट वेरिएंस आया ₹10,240 एडवर्स एंड डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ₹17,760 एडवर्स प्लस मिक्स वेरिएंस आया है ₹19,200 फेवरेबल. सो ₹10,240 एडवर्स प्लस नेट इफेक्ट कितना आया ₹1,440 फेवरेबल. सो द नेट रिजल्ट कम्स टू ₹8,800 एडवर्स.
हमने जो कैलकुलेट किया था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस का 8800 एडवर्स, वो टैली हो रहा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट सम वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस में घबराने का कोई बात नहीं है. द कॉन्सेप्ट इज सेम, जस्ट कीप इन माइंड द कॉन्सेप्ट इज सेम. जस्ट मेरे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के हिसाब से जो जितना लॉजिक रहा, वहाँ पर यूनिट्स के हिसाब से हमने रॉ मटेरियल परचेज कितना हुआ, कितना किलोग्राम, लाइक दैट. यहाँ पर ठीक वही क्वांटिटी हमने यहाँ पर टाइम और आवर्स में कन्वर्ट कर दे. द लॉजिक इज सेम एंड रेट तो सेम ही है. वहाँ पर पर यूनिट रॉ मटेरियल का रेट दिया होता था, यहाँ पर पर आवर वेज रेट दिया होता है. जस्ट आप लोग दोनों मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस का दोनों जो फार्मूलाज है वहाँ पर साथ साथ रख के अब जस्ट कंपेयर करो, देखोगे लॉजिक इज सेम. ओके, थैंक यू.